लास्ट वीक मिले थे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आखिरकार पाकिस्तान सुपर लीग की जो पोजीशंस थी 4 टीम्स की, वो अब कंफर्म हो चुकी हैं। क्वेटा का तो हमें पता था, लेकिन कल के सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक चीज़ वाज़ेह होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बार फिर बताया कि जो उनका हैशटैग है चौथी बार, वो अभी तक जिंदा है। तो दोनों टीम्स को अगर आप बात करें तो एक नहीं बल्कि अब 2 मौके जो हैं वो हासिल हैं कि वो फाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कराची को बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त दी, और जिस तरीके से हम प्रोग्राम से पहले भी ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि एलेक्स हेल्स को क्या कह के वापस लाया गया, कि उन्होंने जिस तरीके की धुआंधार इनिंग्स खेल दी और एक मेरे ख्याल से कंप्लीटली वन साइडेड अफेयर नज़र आ रहा था। जहां बॉल की जा रही थी वहीं एलेक्स हेल्स मार रहे थे, और एक इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो मोमेंटम चाहिए था, अगर आपको याद हो कि पीएसएल जब मनसूख की गई तो उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो कराची किंग्स, जिसको यही कहा जा रहा था कि वो टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे, उनको उन्होंने एलिमिनेटर में धक्का दे दिया और ख़ुद जो है वो क्वालिफायर में चले गए। मेरे ख्याल से एक बार फिर से उम्मीद जो है वो जाग चुकी है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल जीतना चाह रही है, और आई थिंक राइटली सो एज़ वेल। इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, इस मैच की बात करेंगे। कराची किंग्स को एक डेंट ज़रूर होगा, ऑल्दो उनके कप्तान डेविड वार्नर ने ये कहा कि कुछ गलतियां हैं, लेकिन हम उनको सही करेंगे आगे एलिमिनेटर में। लेकिन आपको ये ज़रूर सोचना है कि अगर आप इतनी अच्छी फॉर्म, इतनी अच्छी एक स्ट्रैटेजी कैरी कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों जो क्वालिफायर खेलने का चांस है उसको अपने हाथ से जाने देंगे? क्योंकि कल कहीं से लगता नहीं था कि एक टीम जो है वो, अगर आप स्टेटिस्टिकली पिंडी को देखें तो वो चेस करने जाएगी, तो शायद वही गलती हो गई जो हमने पहले भी बात की थी। लेकिन ओवरऑल इस बारे में ज़रूर जो है वो हम बात करेंगे कि जिस तरीके से एक पावर हाउस कराची किंग्स को समझा जा रहा था, वो एक बार आई थिंक उनको ज़रूर ये सोचना पड़ेगा कि अब वो एक ऐसी पोजीशन में चले गए हैं जहाँ पर अगर आप हारते हैं तो पीएसएल का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से एक लाहौर कराची की जो राइवलरी है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अब एक हाई इंटेंसिटी मैच हो जाएगा, तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। और उसके बाद आपको थोड़ा सा बेसबॉल के बारे में भी आगाह करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान और भारत की टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी हैं। बेसबॉल के टूर्नामेंट की जब आप बात करते हैं, पाकिस्तान को पिछले कुछ 1-2 साल में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, बहुत ज़्यादा अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज भी बात करें तो बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान बेसबॉल टीम की रही हैं, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, लुकिंग गुड टुडे यार। आपने बड़े टाइम पे जो रेड शर्ट निकाली है ना कल की जीत के बाद, ये बड़ा सिग्निफाई कर रही है। नहीं भाई, रेड शर्ट निकाली लेकिन दिल पर्पल है, टेंशन दिल पर्पल ही है। चले इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आज का मैच जो है उसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमने सोचना है कि अब ये पहला क्वालिफायर कहाँ जाने लगा है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब अब्दुल मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं शाह साहब? अल्लाह के एहसान, आप खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजियाकार हैं हमारे आज के लिए। आज प्रोग्राम में इनसे ज़रूर हम बात करेंगे तमाम टीम्स को लेकर जो टॉप 4 में आ चुकी हैं, जनाब अली तनोरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली भाई आप? ठीक ठाक, खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोई शाह साहब, आपसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। मेरा सवाल यही है कि एलेक्स हेल्स को क्या कह के वापस लाया गया कि उन्होंने आते ही जो है वो ऐसी इनिंग्स खेल दी कि कराची, जिसको हम बार बार यही कह रहे थे कि टॉप 2 में ही फिनिश करना, इतना बड़ा मौका उनके हाथ से चला गया। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, और मैं बल्कि पिछले पेशावर ज़ल्मी का मैच देखा, फिर कराची किंग्स का मैच देखा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि ये इनका माशाल्लाह थिंक टैंक होता है, इनके लोग ऐसे होते हैं कि जो अरसा दराज से क्रिकेट खेलते हैं, इनको कोई नए नहीं है, मैनेजमेंट इनकी पुरानी होती है, समझते हैं गेम को और बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अब मोहम्मद अकरम को या इंज़मामुल हक को ज़ल्मी के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह कराची किंग के साथ बड़े एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं इस वक्त भी, तो समझ नहीं आती कि इनको एक चीज़ जो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा पिंडी की पिच के लिए, ख़ासकर पिंडी की पिच के लिए, कि यहाँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो रन्स का होता है, और जब आप रन्स कर लेते हैं फिर उस रन्स के प्रेशर में बड़ी बड़ी टीमें आ जाती हैं। यही ज़ल्मी ने की गलती कि जी ज़ल्मी ने खुद टॉस जीता और ख़ुद टॉस जीत के उन्होंने कराची किंग को खिलाया, कराची किंग ने खुद टॉस जीता और इनको खिला दिया। ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। ये एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद ये कोई 150 पौने 200 कर लेंगे तो हम कम से कम वो 51 रन वाली पिंडी के स्टैट्स भी इसके बरक्स हैं। बिल्कुल, मतलब हम तो देखते हैं ना जी, यहाँ तो जब आप पे प्रेशर नहीं होता, आप सीधा जब आप खेलते हैं, मतलब आपको पता है कि कोई आपका ये नहीं है कि जी आपने 200 रन करने हैं, 225 करने हैं, स्ट्रेट अवे जो आते हैं ना, तो फिर आप अच्छा स्कोर करते हैं। और हेल्स ने कल जो कमाल किया, हेल्स की जो इनिंग आपने देखी, जो
तबाह कुन इनिंग थी जिसमें उन्होंने ना सिर्फ छक्के लगाए, इतनी क्विक इनिंग अराउंड 35 बॉल की उन्होंने इनिंग खेली, और वो इनिंग खेली कि उसका फिर मुकाबला करना आसान नहीं था। तो ये दोनों ने गलती की, ये ज़ल्मी ने भी गलती की और उन्होंने हाथ से मैच जाने दिया और उनको क्वालिफाई वो नहीं कर सके, और फिर किंग्स ने गलती की कि वो इसके सीधा सीधा स्ट्रेट अवे दे वर इनटू एलिमिनेटर्स। उनको मतलब है कि अब एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा और वो क्वालिफायर जो है वो उनसे मतलब है कि वो नहीं हो सका, मतलब टॉप 2 में फिनिश नहीं हो सके। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें आप भी देखते हैं पिंडी की क्या खासा क्या है, पिंडी की स्टेडियम की पिच का क्या बिहेव करती है, और आप जब आपके ओपनर इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर लें, जिस तरह सबजादा की भी जिस तरह फॉर्म चल रही है या जिस तरह वो कल खेले, तो फिर मेरा ख्याल है कोई रह नहीं जाता। इसके बावजूद 51 रन से ज़्यादा के मार्जिन की शिकस्त एक बड़ा, मैं कहता हूं कि सेटबैक होगा कराची के लिए। अब इस सेटबैक से वो उठती है लाहौर कलंदर के खिलाफ या नहीं, क्योंकि उनके सब तो सीधा सीधा एलिमिनेटर 1 है ना जी, वो तो जो टीम हारी बाहर हो गई, तो वो उन्होंने चांस गवा दिया। अब इससे निकलती है शिकस्त से कि नहीं निकलती, वो देखने वाली बिल्कुल। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोहित शाह साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज की एक वो निशानदेही कर रहे हैं कि अब ना सिर्फ आपने लाहौर से मुकाबला करना है जो कि एक ट्रेडिशनल राइवलरी है PSL की, और मुझे याद है कि शाहीन शाह अफरीदी ने उस मैच के बाद स्टेटमेंट दी थी हारने के बाद लीग मैचेस में कि हम इनको प्लेऑफ में देखेंगे, तो वो मौका तो आ गया, लेकिन फिर लाहौर की कंडीशंस और लाहौर का क्राउड है, तो 3 मुश्किलात में अपने आप को कराची ने धकेला। अच्छा यार, इस्लामाबाद यूनाइटेड की कल भी हम बात कर रहे थे यही कि जो थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने बैकअप प्लेयर्स के ऊपर काम किया वो आपको नजर आता है। एलेक्स सेल्स बहुत पुराने, आपको पता है इस्लामाबाद के साथ चल रहे हैं। एलेक्स सेल्स की थोड़ी सी हिस्ट्री है, अदर देन अगर आप इंग्लैंड को निकाल के देखें तो लीग क्रिकेट के अंदर वो ऑप्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा साइडलाइन होते हैं, चाहे साइकोलॉजिकल उनका इशू है, जो भी मामला है, लेकिन वो होते हैं। एक अच्छी केमिस्ट्री क्यों है, इमाद वसीम की आप बात कर लें, चाहे मोहम्मद आमिर की बात कर लें या आप शाहीन की बात कर लें इनके साथ, क्योंकि ये तीनों आपको याद हो डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेलते हैं और यहाँ तक आजम खान भी खेलते हैं, तो एक अच्छा एक माइंड सेट इन लोगों का बना हुआ आपस में किस तरीके से इनको बॉल करवाना है, जो भी मामला है। कल वो जो कमी मैं कह रहा था एक महसूस होगी, क्योंकि स्क्वाड आपका डिस्टर्ब हुआ है, वो कल नज़र नहीं आई। एग्रेसिव स्टार्ट था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था जब हम नेट में था, माइक हसन एक ही बात साहबजादा फरहान से कर रहे थे कि मुझे इंडिविजुअल तुमसे ये स्कोर नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि 7 ओवर में अगर तुम 70-80 लगा देते ऊपर से, दैट मीन्स कि तुम हमें प्लेटफॉर्म दे देते हो, और वही कल इन लोगों ने किया। कल लिटरली लग रहा था कि शायद एक दफ़ा स्कोर 280-290 टच करेगा, शायद 300 भी हो जाता जिस तरीके से एक रन रेट चल रहा था। लेकिन कराची किंग्स मुझे कल इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्ब लगी, टॉस वाला फैक्टर भी था। मीर हमजा आपको याद हो इससे पहले मैच के अंदर वो थोड़ा सा इंजरी वाला प्रोन पीरियड आया था, शायद लगा कि वो टूर्नामेंट में वापस नहीं आएंगे। मुझे कल जब उसकी बॉलिंग यूनिट की आप बात करें, जिस वक्त वो इन द फ्लो बॉलिंग करवा रहे थे, तो मुझे शायद लग रहा था साइकोलॉजिकली वो अभी भी एब्सेंट है, कि उनके दिमाग में वो चीज़ है कि यार मैं गिरा था, या शायद जो भी उनका एंगल का इशू हुआ था। लेकिन कल कोई प्लान भी नजर भी नहीं आया, जहां से हेल्स मारे आप उनको वहीं पे फीड कर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको कल बिल्कुल आपको समझ नहीं है कि आखिर हमने प्लान करना क्या है, क्योंकि एलेक्स सेल्स ने खेलनी ही इनिंग्स थी, आपको पता है कि अग्रेसिव उसने खेलना है, आपके पास एक माइंडसेट था नहीं। और अगर आप एलेक्स सेल्स की ज़्यादा शॉट देखें, खास करके इनकी कराची किंग्स की, तो आपने उनको वेवर्ड बहुत रखा है, आपने उनको रूम बहुत दिया है, आपने शॉर्ट ऑफ द डिलीवरीज आपने बहुत करवाई हैं, जिसकी वजह से एलेक्स सेल्स ने आपके ऊपर फायदा भी इसका उठाया है। राइटली पॉइंटेड, आप जो अगले मैच के अंदर जाएंगे आपके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत है। लाहौर के अंदर जब से आपको पता है वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल, उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन किया गया है। हारिस राव वैसे ही आपको पता है जब ऑस्ट्रेलियन सॉइल है तो वो ज़्यादा डेंजरस आपको नजर आते हैं। जरूर उस पैच में कहता हूँ मिसिंग फैक्टर आपको नजर आता है हारिस का इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो एक डिफरेंट साइड आपको लाहौर के अंदर इसलिए अब नजर आएगी। लाहौर के अंदर को देखो, मिचेल नहीं है, वो सबसे बड़ा झटका लगता है। सिकंदर रजा चले गए में, वो भी एक एडेड प्रेशर उनके ऊपर होगा कि मिडल ऑर्डर में क्या करना है। कराची का सिर्फ एक फायदा ये है कि उनके 4 जो सीनियर प्लेयर्स थे वो चारों के चारों मौजूद हैं। मुझे पता है बेशक वो ये इशू हुआ है इस दफा मैच के अंदर परफॉर्म नहीं हुआ, वो 4 मौजूद हैं। फिर मजे की चीज है कि उनका जो लोकल टैलेंट है वो परफॉर्म करके दे रहा है, तो ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन ये मैच बड़ा कांटेदार होने वाला है, खास करके अगर आप ओपनर्स को जल्दी आउट करते हो लाहौर के, तो फिर आप उसके अंदर मैच। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जरूर हो जाएगा, क्योंकि कल कराची की बॉलिंग की जो प्रावस थी उसको काफ़ी डेंट पड़ा है। लेकिन अली मेरे ख्याल से इसको टैक्टिकल ब्लंडर कहेंगे। अगर डेविड वार्नर ने बाद में आके कहा भी कि नहीं कोई मसला नहीं है, हम अपनी गलतियों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और हम आगे जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आपने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया कि आप क्वालिफायर खेलते तो आपके पास 2 चांसेस होते फाइनल में जाने के। और इससे बड़ा एक टैक्टिकल ब्लंडर ये था कि एलेक्स सेल्स एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और उन्होंने शुरू में ही खुश दिल से वो करवा कर तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। अच्छा, एलेक्स हेल्स की बात की जाए तो वो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो फ्यूचर में भी आप देखें तो वो शुरू में ही अटैक करते हैं, और कोई T20 में आप उनकी गेम देखें इंग्लैंड के खिलाफ तो उन्होंने हमेशा शुरू से अटैकिंग खेलना शुरू किया।
और ये नहीं होता कि अच्छा आप जब वो एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं तो फिर वो बढ़ा जाते हैं। ऐसे नहीं है कि वो एक 20-30 रन बनाए और वो कहीं रैश शॉट खेल के आउट हो जाएंगे। यही अभी उन्होंने यहाँ भी परफॉर्म किया और इन्होंने बेहतर चीज़ निकाल के दी। और साथ हमें एक तरफ हेल्स की तो वो क्वालिटी है ही है कि हम उनको प्रेज भी कर रहे हैं, हम उनको अभी हर बंदा कह रहा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा और बड़े मैच के प्लेयर भी हैं, हर जगह वो परफॉर्म करते हैं। हमें इसके साथ साथ साहबजादा फरहान को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने प्रेशर गेम में उन्होंने वही काम किया जो उनके एक टॉप लीग के प्लेयर एलेक्स हेल्स ने किया। और जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साहबजादा फरहान उनकी बिल्कुल लास्ट पिक थे और वही साहबजादा फरहान जो हैं इस वक्त टॉप रन स्कोरर हैं। और ये देखें ना कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आपका वो प्लेयर जो बिल्कुल आपकी लास्ट ऑप्शन था वो आपको बिल्कुल टॉप परफॉर्मर के इस साल में 400 है, मुझे तो कल लग रहा था 5वां भी हो जाएगा। जी जी। और वो जो जैसे वो आउट हुए हैं वो तो जैसे एक बिल्कुल ही ईजी हो के उन्होंने शॉट खेला और वो खुद भी आपने देखा उसके बाद उनका जो रिएक्शन था कि वो खुद भी गुस्से में थे कि यार मैंने क्या कर दिया। मतलब वो इससे अच्छी गेम खेल सकते थे। एलेक्स हेल्स नाम ही इतना बड़ा है और जैसे अवेश भाई ने कहा कि जब वो गैप लेते हैं तो उसके बाद वो एक सरप्राइज एलिमेंट भी लेके आते हैं, जैसे उन्होंने साबित किया कि वो एक सरप्राइज एलिमेंट था। और जो उनके कोच हैं जिनका भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नाम माइक लिया है, हैसम जी, तो उनकी एक स्ट्रेटेजी है, वो हमेशा अटैकिंग गेम करते हैं। जब भी आप डेविड वार्नर की बात कर रहे हैं कि उनका एक माइंडसेट होता है कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है कि शुरू से अटैक करो, पर आपने देखा है कि जब अटैक पे अटैक आता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने वही किया है। जब डेविड वार्नर अटैक की तरफ गए उन्होंने कोशिश की कि यार हम इसको एक अच्छे नोट पे एंड करें, जो जैसे सर ने बात की कि कॉन्फिडेंस इतना था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग दे दी और शायद उनको ये था कि यार हम जितने भी रन हो चेस कर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि जितने भी रन हो चेस कर लेंगे, या उनको था कि यार ये कितने रन बना लेंगे, पर वो इतने रन बने कि वो चेस करना मुश्किल हो गया। और दूसरा प्रेशर गेम में जब आपके एक बड़ा टोटल सेट हो जाता है तो आपने कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप जितने बड़े भी प्लेयर हैं तो आपको वो प्रेशर फील करना पड़ता है। जो आपने कल देखा कि खुशदिल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जब ऊपर से 2 विकेटें गिरी तो उन्होंने बिल्कुल ही आके हाथ में बॉल दे दी और बिल्कुल सीधा शॉट खेल के चले गए। तो सेटबैक तो है। और दूसरा मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि हम उनको थोड़ा वो कर रहे हैं, उनका हक बनता है कि टॉप 2 में वो लाए करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन्होंने शुरू में आपने देखा होगा शुरू में 4-5 मैचेस बिल्कुल भी वन साइडेड गए और उनकी ड्राफ्टिंग या उनके जो मैनेजमेंट है उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कोई बड़े नाम नहीं लिए, उन्होंने बिल्कुल एक स्टिक टू बेसिक रह के उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट की और वो देखा आपने उन्होंने अच्छा, उनको मेरे ख्याल से ये ब्रेक जो आई उसका फायदा हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत फायदा हुआ। आपने देखा कि उनके जो नॉन परफॉर्मर थे वो परफॉर्मर बन गए और उन्होंने आके वो काम किया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे या डेविड वार्नर जैसे प्लेयरों को सरप्राइज किया। बिल्कुल। तो मोहित शाह साहब, ये टेक्निकली तो हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल थोड़ा सा इसके बरक्स हो जाएगा। टीम्स को तो हम एनालाइज करते रहेंगे, लेकिन बतौर एक सीनियर सहाफ़ी भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम कुछ दिन पहले चले जाते हैं जहाँ पर PSL का दोबारा से आगाज़ होता है और जो हमने जोशो वलवला क्राउड का स्टेडियम के अंदर देखा, हमने सर्विसेज चीफ्स की अटेंडेंस देखी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर मौजूद थे, ये कितना बड़ा पैगाम गया दुनिया को? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया और इसलिए किया कि बड़ा जस्ट लास्ट नाइट एक छोटा सा फंक्शन हुआ, उसमें सलमान नसीर आए, आपको पता है चीफ एग्जेक्टिव हैं वो PSL के। तो उन्होंने वहाँ पे स्पीच की और स्पीच में उन्होंने ये कहा कि जब ये सीज़ फायर हुआ तो मैं जा रहा था लाहौर की तरफ और मैं रास्ते में था, तकरीबन लाहौर इंटर होने वाला था, तो मुझे मैसेज आया कि सीज़ फायर हो गया है और साथ ही चेयरमैन साहब ने कहा है कि फ़ौरन PSL आप स्टार्ट करें। तो हमने कहते हैं वो हमने क्या किया हुआ था कि कुछ हमारे प्लेयर थे जो फॉरेन पिक्स थी हमारी, वो हमने दुबई में उनको वहीं आपने रोक के रखा, टेम्परेरी स्टे कराया था, रोक के रखा था। तो फिर हमने उनसे बात की और उनके एक दो ऐसे प्लेयर हैं जिनके क्रिकेटिंग बोर्ड से हमें बात करनी पड़ी और उनसे हमने इजाज़त ली और प्लेयर को हमने कहा को हमने इतनी मतलब है वो शायद कहते हैं कि हम कुछ 2-3 दिन ऐसे थे कि जिसमें हम 2 घंटे भी नहीं सोए। इसलिए नहीं सोए कि सबका अरेंजमेंट्स करनी, सबको श्योर करना कि कौन सा प्लेयर आना है और कौन कहता है। ये एक हमने चैलेंज लेके और लिटरली हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो एक्सेप्ट करके ये डिसीजन लिया। और जब हमने ये सारा कुछ कोऑर्डिनेट किया फिर हमने अनाउंसमेंट की कि हम जो है वी आर कमिंग बैक एंड हम PSL दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। कहता है ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री थी। PSL होना, उसको रीस्टार्ट करना
बहुत ज़रूरी था। और सीज़ फायर के बाद तो जितना जल्दी हो सकता था। और ये उन्होंने कहा कि अगर ये मेहनत सारे क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल्स की, फ्रेंचाइज के एडमिनिस्ट्रेशन, जो फ्रेंचाइज के ऑनर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उनकी ना होती तो ये पॉसिबल नहीं था इतनी जल्दी इसको रिस्टार्ट करना। देखें, एक ज़रूर चीज़ माननी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब बात आती है, PSL की बात जब आती है, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास नहीं होते। एक सिलेक्टेड रिसोर्सेज होते हैं जिसमें रह के आपको ये सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और वो आपको फिर अल्टीमेटली ये भी देखना पड़ता है कि जो आपका एंड प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, कि आपकी जो फ्रेंचाइज खेल रही हैं उनको मतलब एक काबिल कबूल हो, रेवेन्यू acceptable शेयरिंग, हो। बिल्कुल। रेवेन्यू शेयरिंग में एक्सेप्टेबल हो। ये नो ओके जी, उन्होंने वो कहें जी कि आपने इतना कुछ कर दिया कि अब हमारे पास तो प्रॉफिट भी नहीं बचा। ये सारे एंगल्स देखने पड़ते हैं। और बहुत अच्छा मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, PSL को भी, जिस तरह रात को सलमान नसीर ने इस फंक्शन में कहा, PSL को भी सबको मुबारकबाद देता हूं। बड़ा अच्छा उन्होंने ये पिछले जो 7-8 दिन में और 8-10 दिन में मैनेज किया सीज फायर के बाद, मैं कहता हूं बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, जिस पे जितनी उनको मुबारकबाद दें इतना ही आप कम है। और ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए भी ज़रूरी था कि वर्ल्ड को, और कहते हैं हमने स्टार्ट भी पिंडी स्टेडियम से करना था, जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया था और जिसके खिलाफ ऐसी बातें सोशल मीडिया पे आ रही थी कि जो अनएक्सेप्टेबल थी। और ये दुनिया को दिखाना था कि वही पिंडी स्टेडियम है जिसकी एक ईंट भी नहीं ली और जिसका एक ग्रास का जो एक है ना जो लीफ वो भी उखड़ा नहीं है। इसमें क्राउड का बड़ा फैक्टर है। वैसे आप वहां पर उस दिन मौजूद थे, जैसा मोहित शाह साहब ने कहा कि यार आप जितना क्रेडिट दें PCB को वो कम है, लेकिन इसमें क्राउड को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। यार जाता है। आपको याद है जब PSL स्टार्ट हुआ था तो कुछ दिन कहता हूँ मैं, थोड़ा सा पैच आपको नज़र आता था खाली। तो ऑब्वियसली वर्किंग डे भी होता है, फिर दूसरे मामला भी होते हैं, लोग नहीं पहुँच सकते स्टेडियम में। लेकिन जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि जब ये सारा मामला हुआ उसके बाद मुझे याद है इंडियन मीडिया ने पिंडी स्टेडियम का तो कहा था, और कहा था कि जनता इनकी नहीं आएगी ग्राउंड्स के ऊपर। इनके ग्राउंड जोन हैं वो अपनी ज़बान में जो वीरान हो गए, खंडर बन चुके हैं। मुझे याद है ग्राउंड्स इनके आपके सामने जिस तरीके से आवाम ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। आप चाहे तीनों दिन स्टेडियम्स को उठा के देख लें, क्योंकि हम खुद मौजूद थे वहाँ पर। लिटरली एक प्रॉपर, मैं कहता हूँ कि आपको नज़र आता था फायर पावर है क्राउड के अंदर। चाहे आप पहले दिन देख लें, जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, उस दिन आप क्राउड का रिएक्शन देखें कितना स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद जिस दिन एयर चीफ आए उस दिन आप क्राउड का रिएक्शन देखें कितना स्ट्रॉन्ग था। तो पॉजिटिविटी आपको क्राउड में नजर आई। आखिर आपका जाना भी बहुत सिग्निफिकेंस का हामिल है। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो तीनों दिन सैयद मोहम्मद अवैस वहां पर मौजूद रहे हैं, एक बतौर एक बहुत बड़े ओहदेदार PSL के, ये भी बड़ा सिग्निफाई करता है। लेकिन अली, ओवरऑल कम्युनिटी की जब आप बात करते हैं, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पूरी दुनिया में ये मैसेज क्या है, तो आप बतौर जर्नलिस्ट इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा मैसेज था। और आप देखें कि जबकि ये पूरा जो एक एक्टिविटी हुई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो वहाँ पे कितना स्कैरी मोमेंट थे। आपने देखे कि धर्मशाला में जब मैच कॉल ऑफ हो गया, मैच कॉल ऑफ हुआ, वहाँ के ओवरसीज़ जितने भी थे वो एक उनकी जो विजुअल्स आए वो बड़े अलार्मिंग थे। और जबकि आप देखें कि हमारी जो PSL स्टार्ट हुई उसमें कोई भी ऐसा ओवरसीज़ नहीं था कि जो ना आया हो। वो सब ने कहा कि हम आने के लिए तैयार हैं। इवन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको इजाज़त दी और वो आए। जबकि दूसरी तरफ IPL को देखा जाए तो स्टार्क ने कहा कि भाई मैंने नहीं आना। और मेरा एक मैसेज है इंडिया के लिए, जो कुछ बातें भी चल रही थी कि एशिया कप में नहीं आ रहे, तो अभी तो उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी कितनी टाइट है। ये अभी तो उनको अंदाजा हो गया है कि हमारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं। लेकिन ये रूमर्स ही हैं, ये BCCI ऐसा नहीं, उन्होंने तरदीद की। मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ कि इंडिया को अब तो समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न कोई मसला नहीं। सिक्योरिटी हमारी इतनी ज़बरदस्त है कि आप देखें कि हम किसी भी कोई बाहर से कोई आता है तो हम उसको अंदर नहीं घुसने देते। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी एक हम चाहते हैं कि वो आएँ कहीं, वो बजाय दुबई खेलने के, वो दुबई से बेहतर सिक्योरिटी हम उनको यहाँ मिलेगी। और उनको अंदाज़ा भी हो गया है कि पाकिस्तान ने जो ओवरवेलमिंगली दोबारा PSL को रिटर्न किया है, जो हमारी, जैसे अवैस भाई ने कहा, जनता ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, तो उनको जनता भी अच्छा रिस्पांस देगी, उनको सिक्योरिटी इदारे भी अच्छा रिस्पांस देंगे और उनको गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा रिस्पांस देगी। तो हम एज ए हॉस्पिटल नेशन जो है, हम उनको एक अच्छी मेहमान नवाजी के तौर पे हम उनको वेलकम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ये वेलकम करेंगे। इसी मोड़ पर एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, क्रिकेट की पीर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अब इसके बाद मैं कैसी हो सकती हूँ? ये तो काम आगे चलेगा। ये आगे चला गया। क्या हाल है आपके? अल्लाह के शुक्र ठीक ठाक। आप मैंने सुना है कि बहुत ओवर द मून है जिस तरीके से एलेक्स हेल्स ने कराची को धक्का देकर एलिमिनेटर में पहुंचा दिया और खुद इस्लामाबाद जो है वो क्वालिफायर में चला गया। आई थिंक इस्लामाबाद को इस तरह की एक परफॉर्मेंस चाहिए थी टू कम बैक इनटू HBL PSL, क्योंकि जिस तरह से शुरू का स्टार्ट था और फिर 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे, तो एक सेल्फ डाउट थोड़ा सा किसी भी टीम, कितनी भी तगड़ी टीम हो, वो क्रिएट हो सकता है। लेकिन जिस तरह की कंप्लीट परफॉर्मेंस कल नज़र आई इस्लामाबाद की तरफ से, एलेक्स हेल्स ऑब्वियसली स्टार्ट उन्होंने दिया और फिर शादाब ने एज एन ऑलराउंडर जिस तरह उसको ख़त्म किया, बैटिंग में भी फिर बॉलिंग में भी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा इस्लामाबाद को। और फिर बहुत बड़ा फ़र्क है जब आप टॉप 2 टीम्स में आ जाते हैं। आप एक मैच खेल के फाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं, जबकि अब कराची को अगर फाइनल खेलना है तो 2 मैच लगातार जीतने, और अगर ट्रॉफी उठानी है तो 3 मैच लगातार जीतने, और इस गर्मी में ये कोई आसान फीट नहीं होगी। तो आई थिंक बहुत बड़ा चांस उन 2 टीम्स का है जो ऑब्वियसली टॉप 2 में फिनिश करती हैं, ख़ास तौर पे जो अगला मैच जीतेगी। तो आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज, 50 रन से उनको जीतना था, उससे भी ज़्यादा से जीतने में कामयाब हुए। तो आई थिंक बहुत अच्छी उम्दा परफॉर्मेंस। लेकिन ये एक आप इसको टैक्टिकल ब्लंडर कहेंगे कराची की तरफ से। अभी ब्रेक से पहले भी यही बात हो रही थी कि स्टैट्स भी इसके अगेंस्ट थे अगर आप पिंडी की पिच की बात करें, और दूसरा आप अपनी स्ट्रेंथ को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ऑल दो डेविड वार्नर ने कह दिया कि नहीं हम इसको कंसोलिडेट कर लेंगे, बट टैक्टिकल तो ब्लंडर होगा कि अब आप ऐसी पोजीशन में जहां आप हारे तो सफ़र ख़त्म हो जाएगा। देखिए टैक्टिकली हमेशा मैच के बाद तो बहुत आसान हो जाता है, बट 2 चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ऐसी नज़र आई जो कि कराची बाद में बैठ के पछताएगा ज़रूर। एक तो ऑब्वियसली बैटिंग, वो टॉस का फैसला, और दूसरा मोहम्मद नबी को बॉलिंग ना देना। कल इस्लामाबाद से 7 विकेट स्पिनर्स ने हासिल की, और यहाँ से आप अपने बेस्ट स्पिनर जो आपके अब तक रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, उनको आप एक ओवर भी नहीं देते, जबकि आपके बाकी 5 बॉलर्स 10 रन से ऊपर की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल फैसला मुझे समझ नहीं आया किसी भी फैक्टर पे। उन्होंने पावर प्ले में इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 2 ओवर 7 रन 1 विकेट, इस टाइप पे उनके स्पेल्स रहे हैं। तो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई कि कैसे आप मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर को खिलाते हैं, सिर्फ कि राइट हैंड आगे सामने मौजूद है तो आप उनको बॉलिंग नहीं देंगे। मतलब उनके पास आर्म बॉल है, बाहर निकाल स्लाइड कर सकते हैं बॉल को, बहुत कुछ आप एंगल्स यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑफ स्पिनर। सो ये 2 फैसले बहुत वियर्ड नज़र आए उनकी तरफ से। लेकिन अगर आप इसके बरक्स देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अब सारे बॉक्सेस टिक हो जाएंगे। उनको वो मोमेंटम मिल गया जो शायद आपको फाइनल के लिए क्वालिफाई जब करना हो तो वहाँ पर चाहिए होता है। लेकिन उनका मुकाबला जिस टीम से है, मोई शाह साहब, आई थिंक PSL के अंदर अगर सबसे ज़्यादा हमें किसी ने हैरान कर दिया तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स। देखिए कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की, जब आपके पास होल्डर ना रहे, मनरो ना रहे, तो फिर परफॉर्मेंस आना एक मैं कहता हूँ बड़ी क्रेडिटेबल चीज़ है। और बहुत ज़बरदस्त कल उनका जो एग्जीबिशन था, एग्जीबिशन ऑफ स्ट्रोक मेकिंग स्पेशली एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो आउटस्टैंडिंग था। और यही बात होती है, सना ने भी कहा, सब हमने इस पे एक एग्री किया, यही गलती ज़ल्मी ने की, यही गलती फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की, कराची किंग्स जी कराची किंग्स जी और कराची ने की, यही गलती कराची ने की और यही गलती ज़ल्मी ने की, दोनों जो मैच आ रहे। और इसको फुली एक्सप्लॉइट किया, पहले कराची ने किया, बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया। और उसकी एक्सप्लॉइटेशन इसलिए थी बड़ी ज़रूरी कि जब आपके पास प्रेशर नहीं होता, आप देखते हैं कि आपको टारगेट अचीव नहीं करना, तो फिर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप करते हैं और आपकी स्ट्रोक मेकिंग जो है वो 100% जगह पे जाती है। यही एलेक्स हेल ने कल करके दिखाया। अब आगे जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट इनको जो है, इनको तो आपको पता है कोयटा के खिलाफ खेलना है, और कोयटा को आपने कहा आउटस्टैंडिंग, कोई शक नहीं कोयटा की आउटस्टैंडिंग टीम है। और कोयटा की आउटस्टैंडिंग टीम कोयटा ने क्यों इतना अच्छा प्रूव किया, एक तो मैं हसन नवाज की तारीफ करूंगा, बिल्कुल, और जिस तरह वो एक क्लब क्रिकेटर से, क्योंकि सच्ची बात है उसको शुरू में रखने वाला मेरा एक क्लब था, मेरा मतलब मैं उनको फाइनेंस करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता उस दिन फिर हसन नवाज ने उसी इंटरव्यू में मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार आपको पता है कि आप 13 साल के थे, आप इस्लामाबाद में आए, इस्लामाबाद में आके आपने मैं फाइनेंस करता हूँ, मैं पैसे वैसे देता हूँ कि खेलें यार, आप जाके बच्चे हैं सारे उसमें लेके G10 G11 के सारे जो हैं उनको उनके लिए एक स्पेशल उधर नेट्स वेट्स लगते हैं, वो नेट्स में खेलते हैं। तो ये अराउंड 13 ईयर के थे, इस्लामाबाद आए थे लिया से सदर्न पंजाब से।
तो इनको हमारा एक क्लब का प्रेसिडेंट जो है तहसीन, उन्होंने कहा जी ये बड़ा अच्छा प्लेयर क्लब का नाम लेना शाह जी, मतलब हमें तो पता है आप भी क्लब का नाम लें। जी जी, इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, तहसीन उसके प्रेसिडेंट हैं, कि इसको खिलाएं। देखें 4 साल मुसलसल 13 साल से तकरीबन 17-18 साल तक ये वहाँ से खेले, और इन्होंने वहाँ जो अंडर 19 जो इस्लामाबाद रीजन की अंडर 19 टीम है उसकी स्ट्रेंथ पे, लेशन की स्ट्रेंथ पे ये पाकिस्तान अंडर 19 नेशनल चैम्पियनशिप खेले, और एक मैच में इन्होंने 150 भी किया, एक मैच में 175 भी किया। क्लब के मैचेस की बात कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल इस बच्चे में बहुत पहले का था, और फिर ये लकी स्टार में बाद में शिफ्ट हुए, जब वापस चले गए, वापस वहाँ से फिर 1-2 साल उधर ही रहे, लिया की तरफ वापस आए, तो फिर उन्होंने दूसरा क्लब ज्वाइन कर लिया। लेकिन पोटेंशियल था इसमें, स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी, मैंने बड़े इनके क्लब लेवल पे मैच देखे हैं, स्ट्रोक मेकिंग एक एबिलिटी होती है ना, बाल को जल्दी पिक करना, उसकी फ्लाइट को पिक करना, उसकी लाइन एंड लेंथ को पिक करना, ये एबिलिटी इनमें बड़ी थी। ज़ाहिर है आउटस्टैंडिंग आपके पास, थोड़ा सा कोचिंग आपकी अच्छी हो जाती है, अच्छे कोच के पास जब आप जाते हैं तो आपकी जो स्किल्स हैं वो शार्पन होती हैं, ग्रूम आप होते हैं। फिर आप पे पास जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं समझता हूँ हमारे क्लब क्रिकेटर में नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल है, कि वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको क्लब में नहीं मिलता, क्योंकि आप बड़े प्लेयरों के साथ नहीं खेलते। जब तक आप बड़े प्लेयर के साथ नहीं खेलेंगे, कॉन्फिडेंस आप में नहीं बिल्कुल आएगा। आप बहुत बेताब हो रहे हैं, मुझे पता है। अब आपने कहना है कि जी मैं शुरू दिन से क्वेटा को सपोर्ट कर रहा था, हम मान लेते हैं इस बात को कि आपका ताल्लुक जो है वो पर्पल फोर्स से है, लेकिन खैर बता दें, आप कह दें कि आप तैयार हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराने के लिए। नहीं यार, आसान नहीं होगा, अब मैं कहता हूँ Second thoughts आ रहे हैं आपको? सेकंड थॉट, लेकिन सिर्फ मिडिल ऑर्डर के अंदर मैं आज भी कहता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा लूप होल क्या नजर आता है। आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर, एलेक्स सेल्स ने जो इनिंग्स खेल खेली, कहीं ना कहीं हैदर अली को बहुत नीचे आप खिला रहे हो, आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे वेंडुसन के बाद, ठीक है। वहाँ पर आपके पास शादाब खान बैठे हैं, शादाब खान ने तो अच्छा कल परफॉर्म किया, सलमान अली आगा की जगह पे कह रहा हूँ कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। वैरस उनका डगआउट आप देखो तो वो आराम सुकून से रिलैक्स पोजीशन में आपको ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन प्लस पॉइंट क्वेटा का फिर मैं कह रहा हूँ एज कम्पेयर टू अगर दोनों टीम्स की देखो तो क्वेटा के लोकल टैलेंट ने परफॉर्म किया है। आप टूर्नामेंट जीतते हो अपनी बॉलिंग यूनिट की कैपेबिलिटी पे, और क्वेटा के पास बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है। ये बड़ा मज़े का स्पेल होगा एलेक्स सेल्स वर्सेस मोहम्मद आमिर, क्योंकि दोनों एक ही टीम्स में खेलते हैं डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से, तो उनको बेहतर पता है माइंडसेट का। लेकिन क्वेटा का एक प्लस पॉइंट ये था कि ख्वाजा नाफे ने उस दिन अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। आपको पता है फिन एलन थेनी उसकी जगह के उसने परफॉर्म करके आपको दिया है। फिर उनका बीच में मिडल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हुआ है, लेकिन वो नज़र नहीं आता। हसन नवाज ने आपको पता बैक टू बैक 2 टफ मैचेस उनको जितवा के दिए, तो ये एक प्लस पॉइंट उनकी तरफ जाता है। ख्वाजा नाफे बहुत अच्छा ख्वाजा नाफे अच्छा करे, लेकिन इस वक्त नज़रें सबकी कराची किंग्स पे हैं। कराची किंग्स का मसला ये है कि अगर आप टॉप ऑर्डर से लेकर नीचे ऑर्डर तक आप देखो तो उनके ओवरसीज जो प्लेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। वैरस अगर आप मीर हमजा की बात करें, पिछले मैच के अंदर कल वो 100% नहीं थे, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ फिटनेस का इशू उनको नज़र आ रहा था। हसन अली आपको अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिलायंस फिर मैं कहता हूँ फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर है कि वार्नर ऊपर से मारेगा, सिफट मार जाएगा। इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो है इनको देखना पड़ेगा। यार आपको क्रेडिट तो जाता है, आप वाहिद आदमी हैं जिसमें ये स्किल है कि मैंने सवाल क्वेटा का किया और आपने कराची पे ख़त्म किया उसको। मतलब कि शानदार जो होमवर्क है ना आपका कि आपने लेफ्ट कैसे करना है। मोहतरम बैठे हैं नहीं वो ये होता है, मैंने पहले भी कहा था कि जब आप मल्टीपल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो मल्टीपल स्किल्स आपको सीखने को मिलते हैं। तो आई थिंक नहीं अब आप ऐसे तो ना कहें, अब ये 2-3 और स्पोर्ट्स कुछ दिनों में मेरे ख्याल से इनके साफ हो जाएगा लोगों को। लेकिन आई थिंक ये तो है कि वैसे ने क्वेटा की जो सपोर्ट है उसको बरकरार रखा था। उस मोड पर भी जब हम कह रहे थे कि शायद क्वेटा क्वालिफाई ना करे, तो अब एक बड़ी मजबूत पोजीशन पर सईद मोहम्मद अवैस में नज़र आ रहे हैं। सना मीर साहिबा, आखिर में मैं आपसे एक बड़ी मेरे ख्याल से पर्टिकुलर चीज़ पूछना चाहूँगा। हम पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की बात कर रहे थे, वो 5 में से 2 मैचेस निकल के वो वापस 3 T20 रह गए हैं। लेकिन 2 जो नाम बार बार डिस्कस हो रहे हैं, आई थिंक हसन नवाज के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो नंबर 4 पर खेल रहे हैं। साहिबजादा फरहान 1 साल में 4 सेंचुरीज कर चुके हैं। पोजीशन उनकी नेचुरल हमें पता है कहाँ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यही खबरें हैं कि शायद दोबारा मैनेजमेंट जो है वो वापस बाबर और रिजवान के ऊपर पॉन्डर कर रही है। तो ये बड़ा ट्रिकी हो जाएगा कि एक इनफॉर्म प्लेयर को जिसको पहले भी टीम में एक दफ़ा लाए, फिर डिस्कार्ड कर दिया, फिर दोबारा लाए तो 5वें छठे पे खिलाने की कोशिश की, कि फिर वो शायद पाकिस्तान में जगह ना बना सकें। देखिए इस वक्त थिंक टैंक के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है इस 2 मैचेस जो कम हो गए हैं ना इसकी वजह से, क्योंकि खाली बाबर रिजवान की बात नहीं है, आपके पास फ़खर ज़मान की जो फॉर्म लगी हुई है, साहिबजादा फरहान की जो फॉर्म लगी हुई है, साइम अयूब आपके यंगस्टर है, उनको भी आप एकदम से वो नहीं कर सकते कि आप उनको ना खिलाएं। तो ये एक टफ डिसीजन ज़रूर है। और हसन नवाज़ की बिल्कुल आपने सही बात की कि उनकी जो
मैच फिनिशिंग परफॉर्मेंसेज हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, उन्होंने तीनों नंबर्स पे जाके दिखा दिया कि मैं कहीं पर भी जाके मैच फिनिश कर सकता हूँ, तो उनके लिए एवेन्यू बहुत खुल चुका है। साहबजादा फरहान के लिए ज़्यादा बेहतर यही होगा कि अब उनको जब मौका दें आप उनको ओपन पे ही मौका दें, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल फेलियर नंबर 5 पे एक सीरीज़ में आ चुका है, तो उन पे एक अनड्यू प्रेशर आएगा अगर आप उनको उधर ही मौका देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि साहबजादा फरहान को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, इसी सीरीज़ में मिलना चाहिए। किस तरीके से देते हैं अब ये थिंक टैंक अच्छा, तो थिंक टैंक भी वही है क्योंकि माइक हैसन में तो आई थिंक थोड़ा सा तो अब बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी। आई थिंक देखिए माइक हैसन जिस तरह के प्रोफेशनल कोच है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनकी टीम से प्लेयर है या किधर से प्लेयर है, उनको मेरिट को सामने लाना है। और इस वक्त चाहे कोई भी कोच होता, मेरिट से बात ये नज़र आती है कि साहबजादा फरहान को एक प्रॉपर रन देना चाहिए, स्पेशली इन कंडीशंस में जहाँ पे वो परफॉर्म करें। तो आई थिंक उनकी ज़रूर उनको अब एक सही टाइम पर मौका मिलना चाहिए और उसके बाद फिर आगे देखें वो उसको कैसे अवेल करें। जी भाई, खिला सकते हैं ओपन पे कि नहीं, आपने वापस वही फॉर्मूला यूज़ कर मुझे बेचारे को रखा हुआ है, ठीक है। आप बाबर रिजवान के ऊपर कमेंट कर दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? यार देखो, मैंने पहले भी कहा था, शायद एग्री भी करते हो कि आने वाले वक्त के अंदर बाबर और आजम की आप T20 में जगह नहीं देखते। आजम की तो पहले ही नहीं बनती, रिजवान की बात रिजवान की बात कर रहा हूँ, बाबर और इनकी नहीं। जी जी, मैं आप पे आ रहा हूँ सर, बस मैं कमेंट ले लूँगा। मैं खुद चाहूँगा साहबजादा फरहान साहब ओपन करवाएं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर के लिए अगर आप करना, और उसके जो आपने 5 मैचेस के अंदर, आपने शायद 3 मैचेस के अंदर उसको 5वीं पोजीशन पे आपने भेजा है, वो डिस्टर्ब आपको लगा है। आप अगर ओपन करवा दें तो स्क्वाड अच्छा हो। जी मोइशा साहब, आखिरी देखिए, इसमें एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि जब नई मैनेजमेंट आती है ना, नया कोच आता है, तो वो कोच को थोड़ा जो नाम होता है ना वो बड़ा इंप्रेस करता है कि बाबर आजम, ये नाम माइक हैसन को भी इंप्रेस करेगा कि बाबर आजम को मैं छोड़ के T20 टीम अपनी बना सकता हूँ। शायद वो ये ना सोचे, बहुत बोल्ड मूव हो जाएगा, बहुत बोल्ड मूव हो जाएगा, वो न सोचे। वो ज़्यादातर ऐसे जो कोचेज़ होते हैं जिनका एक इंटरनेशनल रिप्यूट होती है, वो जब आते हैं तो वो ज़रूर बड़े नामों को पिक करते हैं। तो मुझे तो इसमें कोई वो नहीं लगता कि बाबर आजम आपको वापस T20 टीम में नज़र आ जाए। मैं रिजवान की शायद बात ना करूं, लेकिन बाबर आजम आपको T20 की टीम में हो सकता है माइक हैसन के आने की वजह से ये वापस आपको नज़र आ जाए। ये बहुत बड़ा मूव होगा, लेकिन मैं बार बार फिर वही कह रहा हूँ, पोजीशनिंग बड़ी मैटर कर लेकिन आप देखें कि बाबर ने जो 1-2 परफॉर्मेंसेज अब दी हैं, खासतौर पे जो पिछला जो 94 पे वो आउट हुए हैं, वो जिस तरह की इनिंग्स खेली, बहुत आला इनिंग्स। हम बात कर रहे थे कि चेस के अंदर रन्स करने मुश्किल हो रहे हैं, आउट ऑफ स्किन, बिल्कुल आउट ऑफ जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत अच्छा था, और गर्मी में फील्डिंग करने के बाद जाके उस तरह के रन्स करने। तो मैं हमेशा ये समझती हूँ आप किसी को भी, ख़ास तौर पे बाबर जैसे कैलिबर के प्लेयर को, अच्छी बात है उनको लेके चलें साथ, जिसका मौका बनता है उसको भी दें। तो इसलिए नंबर ऑफ मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, बट बाबर भी पिछली सीरीज़ नहीं खेले, तो अगर बाबर और साहबजादा दोनों खेलते हैं और बाबर 1 डाउन खेलते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। आप दरवाज़ा किसी भी बंद ना करें, जो परफॉर्म करता है, हसन अली जो परफॉर्म करता है, एज का नंबर नहीं होना चाहिए, यंगस्टर्स परफॉर्म करते हैं उनको लेके आए। बिल्कुल साइम अयूब की परफॉर्मेंस को लेकर फिर सवालिया निशान हो जाएगा, क्योंकि फिर आपने भी उस दिन कहा था कि कोई आप 7-8 ओपनर्स तो खिला नहीं सकते। देखिए, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक सीरीज़ 3 मैच की सीरीज़ में अगर आप रेस्ट पे होते हैं तो कोई आपकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले भी यही बात की थी कि वर्ल्ड कप की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप 4 से 5 ओपनर्स रोटेट करके तैयारी करा सकते हैं। ये नहीं कि अभी से 2 बस सिलेक्ट कर लिए, 3 सिलेक्ट कर लिए और फिर उनको रन दे के और एन वर्ल्ड कप से पहले फिर कोई चौथा 5वां लिया है। तो आप अभी 3-4 ओपनर्स को मिला के देख सकते हैं, एक सीरीज में किसी को मौका दे दें, एक में किसी को मौका दे दें। इस्लामाबाद क्वेटा, इस्लामाबाद आई थिंक ओवरऑल मोमेंटम उनकी तरफ नज़र आ रहा है। मोइशा साहब लॉयल टू द सिटी मेरे ख्याल से। देखिए, जब आती है ना इस तरह की प्ले ऑफ्स और नॉकआउट्स आते हैं तो कोई टीम भी जीतती है, इसमें कोई हम फेवरेट बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोयटा फेवरेट है या इस्लामाबाद फेवरेट है। वजह उसकी ये होती है कि वो उस दिन का आपको जो सीन मेकिंग होती है ना वो बड़ा मैटर करती है। और ये कोयटा ये ना समझे कि वो बड़ा अच्छा खेलते आए हैं तो शायद वो यहाँ भी इजीली स्ट्रेट अवे दे विल वॉक इनटू दिस फाइनल, ये नहीं हो सकता। उनको कल अच्छा खेल के जीतना पड़ेगा, और अगर अच्छा नहीं खेले और वही गलतियां जो की, जो हमने कराची किंग को करते हुए देखा, पेशावर ज़ल्मी को करते हुए देखा, और इस तरह खेलते हुए देखा कि जिस तरह वो समझेंगे कि हम इजीली ये मैनेज कर लेंगे, नहीं। आपको कल मैच खेल के हार्ड वर्क करके एफर्ट करके फिर मैच जीतना पड़ेगा, जिस टीम को भी जीतना पड़ेगा। जो मैं कहता हूँ जिसने थोड़ा सा लीनियंसी शो की, जिसने थोड़ा सा ये शो किया कि मैं मतलब है कि हम बड़ी अच्छी टीम है या हमने बड़ा अच्छा हमारा पीछे हमारा रिकॉर्ड रहा है, तो वो मार खा जाएगी और दूसरी टीम जीत यानी मैं तस्वीर कर लूँ कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करें ज़्यादा मतलब मैंने अंदाजा लगाया इस जवाब के अंदर से। आपसे तो खैर क्या ही पूछना, आप पेशावर ज़ल्मी से शुरू हुए थे, अब मैं कहाँ से ज़ल्मी अच्छा नहीं थे, चलें मैं लेकिन यार
इस्लामाबाद को एक फ़ायदा ज़रूर है, वो ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल स्टेज तक पहुंचे हुए उनका एक्सपीरियंस है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्क्वाड डिफरेंट है इस दफ़ा, आपको पता है, बहुत अरसे के बाद आपको नज़र आ रहा है कि आपके playoffs जवाब के से अंदर क्या है। तस्वुर करूं मैं? इस्लामाबाद मेरे लिए वो मैच फेवरेट्स होगा, मैं फिर कह रहा हूँ। पर्पल फोर्स से रेड आर्मी का सफ़र मेरे वो ख्याल एक से समझा चुका हूँ क्यों। अच्छा चलें, समझा चुके हैं, ये हम आपको डिजिटल मीडिया में बताएंगे कि क्या समझाया इन्होंने। लेकिन बहुत शुक्रिया सनवीर मोई शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस साहब, ऑलवेज तो बता दो किसको कर रहे हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड यार, आई लिव इन द सिटी के कल फोन मैं डे वन से कल फोन करके मुझे कहता है क्वेटा की शर्ट है। अगर फ़ोन सपोर्ट, ये फ़ोन के स्टैट्स दे दें तो यकीन करें मैं वही शर्ट पहन के शो पे बैठूंगा। लेकिन अगर ये ना कर सके तो फिर इनसे मैं ग्रीन रंग की जो शर्ट पहनाऊंगा, या वो वाइट है मेरे ख्याल से आजकल, वो इनको लाजमी पहननी पड़ेगी, जिसमें 3 लेटर्स जो हैं वो ज़रूर लिखे होंगे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।